हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों मैं जो एक आइडिया है मेरे पास कि जैसे मैंने अपना सीए फाइनल क्लियर किया, जिस आइडिया से या जो चीज़ मैं करता था शायद वही सारी चीज़ें मैं सीए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए कर सकता हूँ। तो मेरी पहली कोशिश यही रहती थी कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको मैं अच्छे से कर लूँ। क्योंकि एक बार आप इंस्टीट्यूट के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो आप ये सिक्योर हो सकते हैं या इतना निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, मैंने आईसीआई के या फिर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को मैंने पूरा कर दिया है। तो ऐसे में मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स के वही क्वेश्चन आंसर फॉर्म वाली वीडियो में लेके आऊँ, ताकि क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर ही फेस करने हैं। तो आप देखना कि क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में देखना या रिवीजन टेस्ट पेपर में, वो सब उसी फॉर्मेट पे होते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए गए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का जीएसटी, और जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक बातें दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब से ये एमसीक्यू वाला आया है या जब से ये एमसीक्यू का इंस्टीट्यूट का पैटर्न है एग्जाम का, जो एमसीक्यू जितने मार्क्स का आता है उसमें वो ऐसे चैप्टर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं एमसीक्यू के लिए, जहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर हम उसे अच्छे से कवर करें। तो इस वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले पॉइंट पे जीएसटी इन इंडिया, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जीएसटी कैसे आया इंडिया में, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी की क्यों जरूरत थी, फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का जिसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, और बेनिफिट क्या है जीएसटी का, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। कहे तो यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही सारे पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स। तो फटाफट से हम क्विक रिवीजन करते चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ कवर किया गया है और कौन सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम 1.4 पेज पे देखते हैं, एट इंटरमीडिएट लेवल वी विल स्टडी द सेलेक्ट प्रोविजंस ऑफ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ ऑफ जीएसटी। मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई है, सेलेक्टिव चीज़ें दी गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई-वे बिल, रिटर्न एंड पेमेंट्स, रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ एंड इंटायर कस्टम लॉ विल बी डिस्कस्ड एट फाइनल। बाद बाकी की सारी चीज़ें फाइनल लेवल पे। चलिए आगे चलते हैं इसमें। हाँ, इस वाले पिक्चर को हम एक बार समझ लेते हैं कि 2000 में पहली बार जीएसटी लागू होने की बात आई। फिर 2006 में, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो थे 2000 में, उन्होंने एक जीएसटी मॉडल के लिए कमेटी बनाई। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बताया कि हम 2010 से जीएसटी लेके आएंगे। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में 122nd मतलब 122वां नंबर का अमेंडमेंट बिल लेके आया गया लोकसभा में। फिर अगस्त 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 101 101वां अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट जो है वो पास हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी आया। तो आपका जवाब होगा 101, 101वां, 101st अमेंडमेंट 2016 में। फिर सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग होती है और मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस के बिल। मतलब कोई भी एक्ट पहले बिल ही होता है, तो बिल पहले आ जाता है, फिर उसका जो पार्लियामेंट से पास होता है, बहुत हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। फिर अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एक्ट पास हो जाता है। मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने सारे रूल्स निकाल दिए और 30 जून 2017 सारे राज्य एक्सेप्ट जे एंड के, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, एसजीएसटी एक्ट पास कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर नहीं करता, वो भी बाद में करता है। अब देखो 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च होता है, 1 जुलाई 2017। फिर दोबारा यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है कि जीएसटी किस दिन आया, 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई को ही सीएडी भी मनाए जाते हैं।
फिर 8 जुलाई 2017 को SGST एक्ट पास किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने 30 जून को नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसकी है। अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जितनी भी वैल्यू एडिशन होगी, जैसे आप 100 रुपए की चीज खरीद के लाए उसमें और अपना 20 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं और आप 120 रुपए का बेच रहे हैं, तो जो 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया है या आपने अपना वैल्यू एडिशन किया है उसी पे टैक्स लगेगा। वैल्यू एडिशन पे ये वैल्यू एडिड टैक्स है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। पहले क्या होता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजने पे CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जिसका कि क्रेडिट नहीं ले सकते थे, तो क्रेडिट फ्लो पहले टूट जाता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य करने पर IGST लगता है और IGST का भी क्रेडिट CGST और SGST में मिल जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। फिर है बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, और होता भी यही है। अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचेगा, दूसरा बिजनेसमैन तीसरे बिजनेसमैन को, तीसरा चौथे बिजनेसमैन को, तो सब तो GST कलेक्ट करेंगे और जो उसने GST परचेज पे दिया है उसका सेट ऑफ ले लेंगे। देखा जाए तो GST का बर्डन तो बिजनेस ओनर के पास है ही नहीं। एक तरफ से कलेक्ट करना है, एक तरफ दे देना है सरकार को। तो GST जो फाइनल GST जो बॉर्न करना है वो कस्टमर को, कंज्यूमर को, जो कि सिर्फ कंज्यूम करेगा, वो उस सामान को बेचेगा नहीं। जैसे कि मैं और आप जो फाइनली कोई चीज हम परचेज कर लेते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, वहां पे हम जो GST देते हैं एक्चुअल वे में वही सरकार को मिलता है। बीच में जितने भी स्टेज है, चाहे मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वो सब सिर्फ कलेक्ट करते हैं, सरकार को देते हैं और देते टाइम अपना क्रेडिट माइनस कर देते हैं, तो सरकार को वहां पे कुछ मिलता नहीं। सिर्फ एक चेन जो फ्लो है क्रेडिट का वो दिखता है। फाइनल जब कस्टमर को पास जाता है तो सरकार को अल्टीमेटली पैसा मिलता है। फिर है नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस की, मतलब दो दो बार टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब से ये सवाल आता है, सवाल आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ GST और बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, तो GST के बारे में कुछ आ जाता है तो ये आप बता सकते हो GST क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया। अब नाउ नीड फॉर GST इन इंडिया। GST की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई किसी भी नई चीज की जरूरत तभी पड़ती है जब पिछले में बहुत सारी कमियां होती है। तो यहाँ पे यही था कि भाई पहले के टैक्स में कमियां थी, इसकी वजह से GST को लाया गया कि भाई पहले के टैक्स में जो भी बीमारियां थी उसको क्योर कर देंगे। यहाँ पे लिखा ना क्योर फॉर एल्स, मतलब बीमारियों का इलाज करने के लिए लेके आ गए पहले के इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में जो भी प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम इन्होंने डिस्कस किया, देखो एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल कवर करते हैं। अंडर द अर्लियर टैक्स रिजर्व, मतलब पहले के टैक्स रिजर्व में इफ गुड्स वर मैन्युफैक्चर फॉर 1000, अगर गुड्स बनाया गया है 1000 के लिए, 1000 का, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था एंड एक्साइज ड्यूटी वाज पेबल 12.5% एंड वेट वाज पेबल 14.3, मतलब 1000 रुपए के गुड्स पे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई उस पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी और फिर 14.5% वैट। तो जब 14.5% वैट कैलकुलेट होता था 14.30%, तो उसमें क्या करते थे, 1000 रुपए पे 12.5% जितना आएगा वो ऐड करने के बाद जो फाइनल फिगर आती थी उस पे फिर वैट लगता था। तो एक बात बताओ, 100 रुपए पे 14.30 लगना चाहिए, क्योंकि वैट, लेकिन यहाँ पे वैट लगता है 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी जो कैलकुलेट हो गया है 1125 उस पे। तो ऐसे में नहीं लग रहा आपको कि 125 जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर भी टैक्स लग गया, डबल टैक्सेशन हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी पहले। फिर एक और प्रॉब्लम डिस्कस किया यहाँ पे कि क्रेडिट नहीं मिलता था अंडर द अर्लियर। पिछले टैक्स रेजिम में क्या होता था, अगर दिल्ली का कोई डीलर परचेज कर रहा है गुड्स, मैन्युफैक्चरर है पंजाब का, तो पंजाब का क्या करेगा, वो 1000 प्लस 2% CST लगाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले लगाता था, तो वो आ गया 1020 का। फिर वो अब दिल्ली में बेचेगा इसको 1200 रुपए में। तो अब जब 1200, दिल्ली में वैट का रेट है 12.5, तो 1200 पे 12.5 निकालेगा वो, तो 150 हो गया। तो जो 150 सरकार को वो जमा करेगा उसमें 20 रुपए का जो वो ऑलरेडी 2% CST दे के आया है उसका उसको क्रेडिट ही नहीं मिलता था। तो अब देखो 20 रुपए का नुकसान था ना, है ना। तो जो परचेज पे वो दे के आया उसका, क्योंकि तो इसी को तो प्रॉब्लम को सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट चेन इसी को बोलते हैं, फिर अब मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स थी। इन्होंने फिर इस प्रॉब्लम्स को बता दिया कि पहले के टैक्स में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कि भाई स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते थे जो कि लगते थे। फिर कास्केडिंग आ जाता था कि CST का बेनिफिट नहीं मिलता था,
नो सेल वेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, वैट और सर्विस टैक्स एक साथ काम नहीं करते थे, डबल टैक्सेशन हो जाता था गुड्स पे और सर्विस पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसको खत्म करने के लिए ये लोग जीएसटी लेके आए। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी का कौन सा फ्रेमवर्क है इंडिया में, वो है डुअल जीएसटी। मतलब स्टेट अपना टैक्स लगाता है, सेंट्रल अपना लगाती है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी है। और जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी है। और जो स्टेट अपना सीजीएसटी लगाती है जब एक ही राज्य की बात हो रही होती है, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर गुड्स सप्लाई करते हैं और उस पर जीएसटी लगाना होता है तो आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुअल जीएसटी। तो इन्होंने इस पिक्चराइज फॉर्म में बताने की कोशिश की है कि अगर आप एक ही राज्य में करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो आईजीएसटी लगाएंगे। स्टेट 2 से अगर किसी यूनियन टेरिटरी में करते हैं तो आईजीएसटी लगाएंगे। यूनियन टेरिटरी से अगर फॉरेन टेरिटरी मतलब विदेश भी कर देते हैं तो आपको आईजीएसटी लगाना है। और फिर फॉरेन टेरिटरी से स्टेट 1 मतलब बाहर से किसी दूसरे राज्य में कर रहे हो, मतलब बाहर से अंदर या इंडिया में किसी राज्य में कर रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, अगर इंडिया से बाहर जा रहा है ना तो उसे इंटर स्टेट मान लिया, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, तो आईजीएसटी लगा लेंगे। चलते हैं आगे, फिर एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इन लद्दाख सीजीएसटी यूजीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लद्दाख क्या है, लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाएंगे सर्विस और गुड्स पे बहुत। इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है बट यहाँ पे अपना इसका विधानसभा भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो ऐसे केस में दिल्ली को स्टेट बोल दिया है। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लद्दाख की तरह सीजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं लगाएंगे। फिर है, इन्होंने यहाँ पे गुड्स और सर्विस की क्लासिफिकेशन के लिए HSN लेके आए। तो यहाँ पे आपसे HSN की कोई फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि HSN की फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मतलब इन्होंने HSN में एक कोड दे दिया, ऐसे ही सर्विस के लिए उन्होंने दे दिया है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। इसमें ये सारी की चीजें कोड वाइज बता दिया कि इस वाले गुड्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये HSN होगा। फिर आगे चलते हैं, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम आया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए, स्मॉल सप्लायर ऑफ फूड आर्टिकल्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जो कि इंट्रा स्टेट ही खाली सप्लाई कर दो, तो एक ही राज्य में करते हैं तो वहाँ पे इनको कम रेट पे टैक्स देना पड़ता है। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड दे दिया है कि अगर आप सिर्फ गुड्स में ही डील करते हैं और इंटर स्टेट ही डील करते हैं, सिर्फ गुड्स में ही मतलब आप गुड्स का ही सप्लाई करते हैं और इंट्रा स्टेट में ही करते, एक ही राज्य में करते हैं, तो आपको 40 लाख तक लेने की रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर सिर्फ सर्विस की बात करें तो 20 लाख तक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तब तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सर्विस करते हो तो भी 20 लाख तक सर्विस टैक्स, वो मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ राज्यों के नाम दे दिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। इस केस में उन्होंने बोला कि भाई 20 लाख रहेगा गुड्स या सर्विस के लिए, 40 लाख वाली बात कोई नहीं है यहाँ पे, 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ राज्य इससे भी छोटे हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, उनके लिए बोला भैया तुम 10 लाख का ही बिजनेस कर लोगे तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य तो तुम अगर करते हो वो इंटर स्टेट हो जाएगा और वहां पे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये सब जो 20 लाख और 40 लाख की लिमिट तब है जब आप एक ही राज्य में करते हो, इंटर स्टेट करते हो। फिर एग्जेम्पशंस है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, वो हमने देख भी लिया। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 1। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो थे एग्जाम्पल्स, और अब हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 1, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एक ही राज्य में सप्लाई कर रहे हो, तो एक ही राज्य में से सप्लाई कर रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगाएंगे और एसजीएसटी लगाएंगे। तो इनका एग्जांपल देख लो। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई ए टू बी। ए ने बी को बेचा कोई सामान और वो एक ही राज्य में बेच रहा है, तो 10,000 के सामान है, उस पर अगर 18% जीएसटी का रेट है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 18 में तो लगा देना, 18 ही 2 में डिवाइड हो जाता है एक ही राज्य में। अगर हम बात करें, अगर यही एक राज्य से दूसरे राज्य होता तो फिर हम आईजीएसटी लगाते और 18% लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही राज्य है तो 18% को 2 में डिवाइड करो, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 10,000 का 900 टैक्स निकल गया।
और टोटल प्राइस जो ए अब बी से लेगा वो है 11,800। अब देखो बी जो है वो अब सी को बेचेगा तो बी भी तो थोड़े बहुत पैसे कमाएगा। तो बी क्या कह रहा है, मैं 20% और जोड़ के आगे बेचूंगा। तो 12,000 के गुड्स इन्होंने लिया, नहीं उन्होंने गुड्स कितने का लिया, 10,000 का, और 900 तो उन्होंने टैक्स दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, भाई मेरे लिए तो 900 टैक्स है वो इनपुट क्लेम कर लूंगा, तो मेरे लिए तो 10,000 की चीज है, 10,000 पे 20% जोड़ देते हैं, तो 120% की वैल्यू कैसे कितनी आ जाएगी, 12,000। अब इस 12,000 पे आप 9% और 9% लगाओ तो 1,080 और 1,080 का टैक्स आ गया, CGST SGST, टोटल प्राइस आ गया 14,160। लेकिन अब ये जब सरकार को देने जाएंगे पैसा तो 1,080 नहीं देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे मैंने तो 900 पहले ही दे दिए तो मुझे क्रेडिट दे दो। तो 900 क्योंकि इस बंदे ने खरीदा है ना ए से, तो वहां पे उसने 900 और 900 दे दिया ए को, तो 900 माइनस कर लिया, तो ये नेट कितना सरकार को देगा, 180 रुपए। तो अब ये देखो ये जो 180 रुपए है वो एडिशन पे ही है, इसने कितनी की वैल्यू जोड़ी है अपने उसमें, 20,000 की, क्योंकि 2,000 की, क्योंकि 10,000 की तो पहले से थी, तो 2,000 उसने जोड़ा है, तो 2,000 का आप 9% निकालो, 180 ही आएगा। 2,000 का 9% निकालो 180, तो दोनों देखो CGST और GST 180 देना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा भी दिया कि रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ए से सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों में 900 रुपए मिल गया, और दूसरे ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 और स्टेट गवर्नमेंट को 180, तो दोनों को 1,080 और 1,080 नेट मिल गया। अब चलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसमें देखो आप इस पे IGS इंटर स्टेट में क्या है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई अब एक एक्स है जो स्टेट 1 में है और वो ए है कोई स्टेट 1 में, तो एक ही स्टेट 1 में ही एक्स ए को दे रहा है, तो 10,000 की वैल्यू है, उसमें CGST 9% लगा दो, SGST 9% लगा दो, क्योंकि एक ही राज्य में है, तो 11,800 आ गया। अब लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये अब स्टेट 2 के लोगों को दे रहा है, जो ए बंदा है वो स्टेट 2 के बी को दे रहा है, तो अब CGST SGST नहीं लगाएगा, वो क्या लगाएगा, पहले तो 10,000 पे वो 10,000 पे अपना 20% जोड़ेगा, क्योंकि 20% मार्जिन वो अपना जोड़ रहा है, तो 12,000 पे चला गया। अब उसका 18%, तो 12,000 का 18% IGST कितना आएगा, 2,160, तो ये 14,160 दे देगा। लेकिन सरकार को जब देने की बारी आएगी, मतलब 14,160 कलेक्ट कर लेगा, लेकिन सरकार को जब 2,160 देने की बारी आएगी तो बोलेगा मुझे तो क्रेडिट दे दो, CGST का 900 और SGST का 900 जो मैंने आपको पहले दे दिया है, तो क्रेडिट दे देगा। जो नेट ये देगा पेबल सरकार को कितना, 360। अब देखो नेट जो 360 है वो उसी पे आ रहा है जितना उसने जोड़ा है अपना मार्जिन, और उसने अपना मार्जिन कितना जोड़ा है, 2,000 रुपए, तो 2,000 का 18% निकाल लो, 360 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बंदा अब स्टेट 2 का है और स्टेट 2 में ही बेच रहा है, तो भाई फिर वो CGST और SGST लगा देगा। अब फिर वो 12,000 तो उसकी वैल्यू थी जिस बंदे ने खरीदा, उस 12,000 पे फिर 20% वो जोड़ के बेचेगा, तो 14,400 हो गया, फिर 9% उस पर अपना टैक्स ले लेगा और 16,992 कलेक्ट कर लेगा। अब जब 1296 को जब सरकार को देने जाएगा तो बोलेगा मैंने पहले तो देखो जी CGST 1296 मुझे IGST मैं दे के आया हूँ, तो IGST 1296 घटाने दो, तो CGST से पहले IGST माइनस कर दे, CGST कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब SGST देना 1296, तो अब इसके पास क्रेडिट बचा कितना, वो दे के दिया उसने क्रेडिट कितना, 2,160 ही तो टैक्स दिया, उसमें 1296 यूज कर लिया उसने CGST की क्रेडिट एडजस्ट करने में, लाइबिलिटी एडजस्ट करने में, तो अब बचा उसके पास 864, तो नेट ये 432 रुपए सरकार को दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। अब देखो ये 432 रुपए वही दे रहा है जो उसने एडिशन किया है, उसने एडिशन कितना किया है, 2,400, 12,000 का सामान पहले से था, 14,400 अब हो गया, तो 2,400 का 18% निकाल लिया, 432 आएगा। फिर इन्होंने एक चार्ट बना के दे दिया, ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम्पल एक बार CA फाइनल में पूछ लिया था कि भैया ये भी करके दिखाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, स्टेट 1 को कितना मिला, स्टेट 2 को कितना मिला इन तीनों ट्रांजेक्शन में। तो देखो पहले ट्रांजेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला CGST और दूसरे और SGST 900 स्टेट 1 को। फिर दूसरे में जब A ने B को दे दिया, तो मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय A और B ने, तो वहाँ पे 360 सेंट्रल गवर्नमेंट को नेट मिला, क्योंकि क्रेडिट तो मिल गया था ना, वहाँ पे क्रेडिट एडजस्ट हो गया, तो वहाँ पे नेट जो वैल्यू एडिशन था उस पर 360 ही मिला, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, क्योंकि ये जो 900 और 900 है वो तो एडजस्टमेंट हो गई,
तो 900 सरकार को यहाँ से मिल गया और 900 स्टेट से हट गया, क्योंकि स्टेट को कुछ मिलेगा ही नहीं। स्टेट वन में तो सारा जो कलेक्ट किया वो क्रेडिट में एडजस्ट हो गया। फिर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी, यहाँ पे नेट इंक्रीमेंट हो गया 432 का, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा। फिर यहाँ जो क्रेडिट ट्रांसफर हो गया है जो 864 पहले यूज किया, वो यहाँ पे माइनस कर दो। तो नेट देखो सरकार को जो फाइनल ट्रांजेक्शन हुई है वो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, जिसमें CGST और SGST, तो CGST 1296 और 1296 SGST, इतने इस तरीके से सरकार को मिल गया। स्टेट वन को कुछ नहीं मिला, पहले 900 मिला था, फिर बाद में उसने क्रेडिट क्लेम कर लिया। GST कौन सा टैक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनता है। तो GST है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। चलते हैं, और GST का पोर्टल, एक छोटा सा MCQ यहाँ भी बन सकता है कि GST का पोर्टल क्या है, www.gst.gov.in। छोटी छोटी चीजें हैं याद करने वाली, जो याद करोगे तो कभी ऐसे MCQ आ जाए तो बहुत ईजी रहेगा। फिर ई-वे बिल के लिए कौन सा है, इसका अपना पोर्टल www.ewaybillgst.gov.in। ICA का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकती है, और वो आसान से आसान क्वेश्चन भी पूछ सकती है और अपने लिए वो टफ भी बना सकती है। फिर है GSP और ASP। GSP होते हैं GST सुविधा प्रोवाइडर, और ASP एप्लीकेशन सर्विस सुविधा प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बस इतना याद रख लो। कंपनसेशन सेस की भी कुछ सालों के लिए ये था कि हम 5 साल तक जो भी नुकसान होगा किसी सरकार को, उससे एक GST आने से जो स्टेट गवर्नमेंट उसको नुकसान हो गया तो हम कंपनसेट करते रहेंगे 5 साल तक। फिर उसको बढ़ा के इन्होंने 31 मार्च 2026 तक कर दिया। अब आगे चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, फॉलोइंग टैक्सेस वर सब्ज्यूम्ड इन द GST। कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए GST में। आई थिंक इस वाले वीडियो में इतना कवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको क्विक रिकॉल हो गया होगा, या फिर मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए और रिकॉल हो जाए कि हाँ भाई चैप्टर 1 में क्या है, ताकि आप इस वीडियो को देखें और सीधे क्वेश्चंस लगाने लग जाए। अल्टीमेटली क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस से आप पास होने वाले हो। मैंने प्रॉपर तरीके से टेस्ट प्लान किया, प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्स भरे थे, लिख लिख के तो लिखना बहुत जरूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।